हेलो, आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड लॉ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने वाले थे। चलिए पढ़ते हैं आज न्यूटन थर्ड लॉ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। ए जहाँ एक्सेलरेशन है, दोनों वेक्टर है, तो इसको एरो के फॉर्म में दिखाएंगे। इसको मैंने प्रूफ करके भी बताया था कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। आज हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं न्यूटन थर्ड लॉ का डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ होता क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ को ये बोला जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ, इट एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन। इसी को न्यूटन थर्ड लॉ के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, ये तो डिफिनीसन हो गया, लेकिन मैं सिर्फ डिफिनीसन बताने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको पूरी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ को आप कैसे रियलाइज कर सकते हैं, अपने आसपास में कैसे समझ सकते हैं, और इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और कैसे इसको प्रैक्टिकली यूज किया जाता है साइंस में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ से तीन चीज़ निकल के सामने आता है। सबसे पहला कि फोर्स है वो ऑलवेज पेयर में क्रिएट होता है। फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। दूसरा हो गया कि एक्शन रिएक्शन सिंगल बॉडी पे नहीं होता है, नॉट ऑन सिंगल बॉडी। और तीसरा हो गया कि देखिए, अब डिफिनीशन से ये पता चलता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन। बट यहाँ पे मैं एक इसमें थोड़ा सा और इसके डीप में जाना चाहूँगा कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि F बराबर ए में होता है सेकेंड लॉ से। तो जो फोर्स होता है ये मास पे भी डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन पे भी। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, तो फोर्स भी बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण मेरे यहाँ पे बताने का रीज़न क्या है कि अभी मैं इसका 2-3 एग्जांपल दूंगा, इसमें इसका यूज होगा। सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि बोट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप जब भी बोट से कूदते हैं तो वहाँ पे न्यूटन लॉ का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होता है। ये देखिए, अगर आप यहाँ से इससे यहाँ से स्विच करके आप यहाँ आ गए ऐसे, तो अगर आपने इस डायरेक्शन में छलांग लगाया तो ये बोट है वो इस डायरेक्शन में जाता है। और आपके बॉडी का मास m है, स्मॉल m, और नाव का मास कैपिटल M है। तो देखिए, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर बोट का मास ज़्यादा होगा तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, आदमी का मास कम होगा। बोट का मास कंसीडर ऐसे कर लेते हैं, M कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m, तो इसका एक्सेलरेशन वो कम होगा, लेकिन जो आदमी इधर कूदेगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसको आप ऐसे समझिए, एफ बोट है, एफ मान लिया एफ मैन, और ए बी से बोट को शो करते हैं। मैन ने जो बोट पे फोर्स लगाया उसको एफ एम बी से मैंने डिनोट किया, इक्वल टू माइनस एफ बी एम। ये है न्यूटन थर्ड लॉ को आप फॉर्मूला के रूप में देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, मैन के द्वारा बोट पे लगाया गया फोर्स, बोट के द्वारा मैन पे लगाया गया फोर्स बराबर है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन में अलग है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को तो हम लोग नोटेशन के साथ दिखाएंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। और एरो भी लगाते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर किसी फोर्स बराबर लगेगा, फोर्स बराबर लगेगा, क्योंकि ये डिफिनीशन बता रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन, बट एक्सेलरेशन विल बी मोर ऑफ दैट वट इफ ही हैज़ लेस मास। मतलब जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन
ज़्यादा होगा, लेकिन जिसमें मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा याद रखने वाला पॉइंट मैं आपको बताया हूँ, इसको याद रखिएगा कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन तो होता है, बट एक्सेलरेशन डिफर कर जाता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि फोर्स तो सेम है दोनों के लिए, फोर्स तो बराबर होगा। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, मान लिया ये मास ज़्यादा है, देखिए मास इसका ज़्यादा है अगर नाव का, चलिए इसको कैपिटल एम से इसको ऐसे देख लीजिए, कैपिटल एम है यानी इसका मास ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन को कम होना पड़ेगा, तब तो ये कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज ये तो फॉलो नहीं कर पाएगा। और दूसरे केस में देख लीजिए, मास कम है, मास कम है तो एक्सेलरेशन को ज़्यादा होना पड़ेगा, तब इसको कांस्टेंट रख पाएगा। तो इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन है, लेकिन वहाँ पे भी मास का एक कंस्ट्रेंट लग रहा है, मतलब मास को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ का हमारे जीवन में किस तरह से एप्लीकेशन होता है। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा कीजिए तो कभी आप भूल नहीं पाइएगा। प्रैक्टिकल समझना फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होइएगा तब तक फिर आप फिजिक्स को फील नहीं कर सकते। फिजिक्स को फील किया जाता है। और यहाँ तक जो मैं समझा रहा हूँ उसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बेहिचक मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको कमेंट को रिप्लाई दूंगा। और कमेंट अगर ज़्यादा हुआ तो मैं उस पर फिर से कन्फ्यूज़न पे एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये तो था आपका बोर्ड पे। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। एक देखिए बलून आप ले लीजिए, ठीक है। इसमें पूरा आप हवा भर दीजिए, मुंह से इसको पूरा हवा भर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए कि इसको हटा दीजिए, खोल दीजिए। तो आप देखिएगा कि हवा इस डायरेक्शन में ब्लो निकलेगा, अब बलून कुछ इस डायरेक्शन में भागेगा। तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तक मैंने जो बताया उसमें ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, बट इक्वल एंड अपोजिट होता है, लेकिन जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। दो एग्जांपल मैंने बता दिया है। अब तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि तीसरा एग्जांपल देखते हैं रॉकेट का। रॉकेट का जैसे प्रोपल्सन होता है, इस टाइप से कुछ रहता है। जैसे इसको चंद्रयान-2 मान लीजिए, इसरो द्वारा प्रोजेक्ट किया गया था, तो मैंने यहाँ पे इसरो दिखा दिया है। तो इसमें भी न्यूटन थर्ड लॉ का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग लिक्विड या सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करते हैं। आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है प्रोपेलेंट, उसको हिंदी में परनोदक बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बहुत ही इतना तेज़ी में इसका बर्निंग होता है कि ह्यूज एनर्जी, ह्यूज फोर्स क्रिएट किया जाता है। तो नोजल से क्या होता है कि बहुत तेज़ी से ये वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, धुआं निकलता है, और ये इसी पे फोर्स एग्जर्ट करता है, ये ऊपर की ओर चला जाता है। एफ ए इसको मान ले, इसको एफ बी मान ले, तो ये -b में एफ टी रख दीजिए। थ्रस्ट को टी से आप डिनोट कर सकते हैं। और एफ इसको आप कर लीजिए एफ ऐसे है, एफ इसको सिर्फ एफ रख सकते हैं, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हो गया आपका सब, ये 3 एग्जाम्पल हो गया जिससे आपको पता चल रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होता है। इसके अलावा आप देखिए इसी के इम्प्लीकेशन करके एक और हम लोग देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं अभी तक मोमेंटम बताया हूँ, लेकिन आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जहाँ यहाँ तक मैंने बताया, यहाँ तक तो कोई किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली मैं बताया हूँ, सिर्फ डिफिनीशन नहीं बताया हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ होता क्या है। एक और अगर आप एकदम न्यूटन लॉ को प्रैक्टिकली इमेजिन करना चाहते हैं तो एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। इस तरह का आप अरेंजमेंट बनाइए, एक स्ट्रिंग लीजिए, इसके अंदर एक स्ट्रॉ डालिए, फ्रूटी वगैरह या कुछ का भी स्ट्रॉ डालिए,
इस तरह का। इसके बाद फिर आप यहाँ पे एक बलून लीजिए, बलून में हवा भर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे ये चिपका रहेगा, ये स्ट्रॉ है, ये बलून है। अब इसमें पूरा हवा भर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि इसका हवा धीरे धीरे, हवा जब पूरा भरा हो उसके बाद इसको आप, ये जो थ्रेड है, ये जो थ्रेड लगा है इसको खोल दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि ये जो है, ये जो स्ट्रॉ था ये तो अंदर से हॉलो है, खाली है। तो ये क्या करेगा, हवा इधर के निकलेगा, स्ट्रॉ इधर के जाएगा। तो इसको आप खुद करके देख सकते हैं। एक स्ट्रिंग ले लीजिएगा, दोनों तरफ किसी तरह से आप फिक्स करके इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आप न्यूटन थर्ड लॉ को इमेजिन कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन मैं फिर भी बता दिया कि आप करके घर में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल है। तो ये था न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में जो डेफिनीशन, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो ये पूरा न्यूटन लॉ के बारे में मैंने विथ एग्जांपल, विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि इक्वल एंड अपोजिट तो होता है, लेकिन वो एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो फोर्स रहता है वो एक बॉडी पे नहीं लगता है, वो हमेशा दो बॉडी पे लगेगा। जैसे देखिए एक होगा, इसको आप ऐसे में समझ सकते हैं, जैसे कि आप अगर फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते टाइम में अगर आप किसी खिलाड़ी से टकरा जाते हैं तो आपको भी चोट लगता है, उसको भी चोट लगता है। तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। देखिए, आप देखिए एक बॉडी पे नहीं होता है, दो बॉडी पे होता है। आप फोर्स लगाए जिससे टकराए उस पे, और उसने आप पे भी लगाया, तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, आपको भी चोट लगा और उसको भी चोट लगा। तो ये इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन तो होता ही है, साथ ही ये एक बॉडी पे नहीं लगता है हमेशा फोर्स। जो ये जो न्यूटन लॉ का इम्प्लीकेशन है, हमेशा दो बॉडी पे रहेगा। एक पे एक्शन होगा तो आप जिस पे एक्शन कीजिएगा वो आप पे रिएक्शन करेगा, तो यही एक्शन रिएक्शन का पेयर बनता है। अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। और मैंने ये भी समझाया कि अगर मास ज़्यादा हो तो फोर्स सेम होने पर भी मास ज़्यादा हो तो एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल और आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताता हूँ जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, इससे आपको बहुत समझने में आसानी होगा। चलिए अर्थ के बारे में बताते हैं। ये अर्थ है, ठीक है, इसका मास है 5 पॉइंट इंटू 10⁻24 kg, 5.8 इंटू 10⁻24 kg अर्थ का मास है। इस पे आप एक टेनिस बॉल उछालिए, आप जैसे खेलते हैं तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ये एच हाइट है। लेकिन कुछ समय बाद देखिएगा कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे भी न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करेगा। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि ठीक है, बॉल तो नीचे आ रहा है लेकिन अर्थ ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, दो बॉडी है, इक्वल एक्शन एंड अपोजिट इन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसका देखिए मास बहुत कम है, इसका मास होगा 200 ग्राम, लेकिन यहाँ पे इसका मास देखिए, इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास है 5.8 इंटू 10⁻24 kg, बहुत ज़्यादा, सो ह्यूज, इतना ज़्यादा ह्यूज कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको 10⁻0 मतलब अप्रॉक्स 0, लेकिन 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जो भी मैं अभी तक पीछे बताया उसको सबसे अच्छा आप ये समझ सकते हैं कि जब आप बॉल खेलते हैं, टेनिस बॉल या कोई भी बॉल जब आप ऊपर फेंकते हैं या कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है, तो वो अर्थ जब उसको खींचती है तो वो अर्थ को भी वो बॉल खींचता होगा, लेकिन उसका एक्सेलरेशन इतना कम होता है, इतना कम होता है कि लगभग नेग्लिजिबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका मास बहुत हाई है। तो ये चीज़ अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ में समझ गए हैं कि फोर्स इक्वल होने के मतलब ये नहीं होगा कि अब दोनों में बराबर रिएक्ट करेगी, रिएक्ट तो ज़रूर करेगी, लेकिन जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। और जब भी कन्फ्यूजन हो तो ये वाला आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा या मेरा वीडियो फिर से आप देख लीजिएगा। इसमें आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि अर्थ का बहुत हाई मास होने के कारण इसका एक्सेलरेशन हम लोग देख नहीं पाते और ऑलमोस्ट जीरो होता है, बहुत कम होता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब ऊपर फेंक देते हैं उसके बाद ये इसको नीचे खींचता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ का, इसको आप याद रखिएगा। नाव वाला बताया, रॉकेट वाला बताया, उसके बाद ये हो गया।
तो ये जो सारे एग्जाम्पल बताया इसको आप अच्छे से आप समझिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए। कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल डीजी वेदा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और 9th-10th क्लास के जो भी आपके दोस्त होंगे 9th क्लास के उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और अगर लाइट में दिक्कत आ रहा हो मेरे लिखने में या मेरे बोलने में, साउंड में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी बता सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे और कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।